हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अनटिल्टेड। आज हमारे लिए एक बड़ी फख्र का मुकाम है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में नंबर वन आया है। जी हाँ, पाकिस्तान आया है नंबर वन दुनिया में, बीइंग द वर्स्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, एज लाहौर की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1200 क्रॉस कर चुकी है। माइंड यू कि हेल्दी एयर क्वालिटी होती है 100 से नीचे। एवरीथिंग बिलो 100 इज कंसिडर्ड हेल्दी एंड एवरीथिंग अबव 100 इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। और लाहौर इस वक्त दुनिया में 1200 का नंबर क्रॉस कर चुका है। बेसिकली इशू है स्मॉग का, और स्मॉग होती है स्मोक मिक्सड अप विद फॉग, जो कि मिल के आपकी एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देती है। जो स्मॉग का इशू है वो ऐसा नहीं है कि आज एकदम से हम उठे और लाहौर में लोगों को महसूस होना शुरू हुआ कि यहाँ की हवा साफ नहीं है, बल्कि पिछले 10-12 साल से ही स्मॉग का जो प्रॉब्लम है वो दिखने में आ रहा है। और 2013 में पहली मरतबा लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एयर क्वालिटी के अंदर एक एक्सपोनेंशियल इजाफा देखा गया था, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम लोगों को महसूस हुआ। और ओवर द ईयर्स उसके बाद से बहुत से मौक़ों पर ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसके अंदर लोगों को स्मॉग का सामना करना पड़ा है। और अब तो एक तरह से नॉर्म बन गया है कि जब सर्दी के दिन आते हैं, जैसे ही मौसम थोड़ा चेंज होता है, तो नवंबर दिसंबर के महीनों में स्मॉग का इशू लोगों को बहुत रेगुलरली फेस करना पड़ता है। 2014-15 में पहली मरतबा आपकी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई। उसके बाद ये एक तातिल से ये जो फ़्लाइट्स का तातिल है, ये एक बड़ा रेगुलर फ़ीचर बन गया पाकिस्तान में, लाहौर की साइड पर एटलीस्ट, कि जब भी जनवरी वगैरह होता है तो इवन जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वो अपने फ़्लाइट स्केड्यूल्स को चेंज करती हैं लाहौर के लिए, क्योंकि स्मॉग का इशू होता है। और सिर्फ दोपहर के वक्त ही एयरपोर्ट्स आपके ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि फ़्लाइट्स ही नहीं उड़ पाती, टेक ऑफ और लैंडिंग ही नहीं हो पाती, क्योंकि एयर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा होती है कि विजिबिलिटी ज़ीरो होती है। आपकी मोटरवेज वगैरह बंद होती हैं। और ये अगेन ये ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट हुआ है। ओवर द ईयर्स आपका जब कोविड लॉकडाउन्स लगे हुए थे तो चलो पोल्यूशन कम थी, कंट्रोल में थी, क्योंकि सारे लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, गाड़ियां नहीं चल रही थी। लेकिन जैसे ही अप्रैल 2020 में भी कोविड लॉकडाउन ख़त्म हुआ, फ़ौरन उसके बाद आपकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो शूट अप की। और लोगों के अंदर गले का मसला, आँखों का जलना, फ्लूइश फीलिंग, different types of respiratory issues. And the list is long for the kind of issues people face with this kind of weather. और जो लेवल्स अभी है उनको कहा जाता है हैजर्डस। हैजर्डस का मतलब ये है कि इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। सेहत खराब होना तो एक बात है, बट आपकी जान को भी खतरा होता है। और एक मैं डेटा देख रहा था जिसके अंदर ये है कि इस वक्त लाहौर के अंदर सांस लेना ऐसे है जैसे दिन में 110 या 120 सिगरेट पीना। तो जब आप ये सारे एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स वगैरह देखते हैं तो उसमें होता है ना कि सिगरेट के क्या नुकसान आते हैं, तो वो होता होगा 1-2 सिगरेट पीने का। ये इस वक्त आपका लाहौर का एवरेज शहरी जो है वो दिन के 110 से 120 सिगरेट पी रहा है। तो उसके बाद जो उसके साथ हो सकता है और जो उसकी सेहत के ऊपर इम्पैक्ट है, वो मेरे ख्याल से मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि कितना ख़तरनाक होगा। अगर हम लोग स्मॉग के इशू के ऊपर आते हैं तो ब्लेम गेम तो करना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई मसला होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी किसी न किसी पर तो आयद होती है। और इसके अंदर भी हमें यही देखना पड़ता है कि अगर एक मसला 2013 से शुरू हुआ है, और ज़ाहिर है कि अगर 2013 में भी एयर क्वालिटी इतनी ड्रास्टिकली गिरी है, तो उसकी जो इंग्रेडिएंट्स थी जो उसको ख़राब करने तक उस नतीजे तक पहुँचने वाले सारे इकदाम थे, वो कहीं न कहीं तो शुरू हुए थे। तो 2013 से लेके अगर हम 2024 ले लें तो 11 साल तो सिर्फ ये बनते हैं। और इसके अंदर भी हम ये पूछने में हक बजाने में कि ये आपकी जो स्टेट है, जो आपकी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो आपकी हुकूमतें हैं, वो कहाँ सोई हुई हैं, वो क्या कर रही हैं। जब आपको पता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के जो महीने हैं वो बहुत क्रूशल होंगे एयर क्वालिटी के मामले में, तो आपकी हुकूमत जून, जुलाई, अगस्त और इन बाकी सारे महीनों में क्या कर रही होती है। या अगर चलो मैं कहता हूँ इस साल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो जो उससे पिछले साल गवर्नमेंट थी, या जो उससे पिछले साल गवर्नमेंट थी, या जो 10 साल पहले से हुकूमतें आ रही हैं, उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है, उन्होंने कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे वो लोगों को ये उम्मीद ही दे दें कि चलो आज नहीं तो आज से 3 साल बाद, आज से 5 साल बाद ये मामला बेहतरी की तरफ चला जाएगा। और उसके जवाब में आपको यही नजर आता है कि देयर हैज बिन जीरो पॉलिसी, देयर हैज बिन जीरो एक्शन। और आपका, क्योंकि हमारा जो कौम का रवैया है, जो एक हमारा नेचुरल नेशनल एटीट्यूड है, वो रिएक्टिव है, कि कहीं कुछ हो जाता है तो उसके बाद हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाना शुरू करते हैं। कहीं कोई मसला हो जाए तो हम कहते हैं वो भाई इसको हल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की आदत ही नहीं है कि हम रिएक्ट कर सकें कि यार ये इशू आना है, इसके लिए प्लानिंग अभी से शुरू कर देते हैं।
پاکستان کے اندر مطلب اور یہ جو اسموگ ہے اس کے اوپر اگر میں اسپیشلی گورنمنٹ آف پنجاب یا اس ریجن کی جو بھی انچارج لوگ ہیں پالیسی میکرز ہیں ان کو بلیم کرتا ہوں، لیکن جو اسموگ ہے دس از جسٹ اے اسمال پارٹ آف دا لارجر کلائمیٹ ایمرجنسی جو پاکستان میں اس وقت ہے. چلو اس وقت میں آپ کے ساتھ اسموگ کی بات کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاہور کی پولوشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن اسی طرح آپ کے سندھ کے اندر سیلاب آ جاتے ہیں، اسی طرح آپ کے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اسی طرح آپ ایک طرف بات کرتے ہو پاکستانی نارتھ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنانے کی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر ہر گرمی میں جس طرح سے سیلاب کا ایشو آتا ہے اور جس طرح سے بارشوں کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے، تو آپ ایک دنیا کے اندر کلائمیٹ ڈیزاسٹر کی برنک پر ہو. اور اس پالیسی کو آپ اگر اوور آل نیشنل لیول پر دیکھو تو کہیں سیریس نہیں لیا جا رہا. آپ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو آپ کی سرکار ہے، جو آپ کی حکومتیں ہیں، جو آپ کی جوڈیشری ہے، جو آپ کے ادارے ہیں، ان کی ڈبیٹ ہی یہ ہوتی ہے کہ یار یہ جیل میں ڈال دو، اس کو جیل سے نکال دو، یہ ہم لوگوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھانا ہے، کم کرنا ہے. اور وہ ساری چیزیں میں نہیں کہہ رہا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کا جو کلائمیٹ ہے، جس ہوا میں آپ سانس لے رہے ہو وہ سانس لینے کے لائق نہیں رہا، اور اس سے آپ کی اللہ نہ کرے موت واقع ہو سکتی ہے. تو اس سے بڑی ایمرجنسی کیا ہوگی، اس سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا؟ اور وہی بات ہے کہ سوئے رہنا، سال کے 8 مہینے سوئے رہنا کہ جب آئے گی تو تب دیکھیے کہ یہ اس چیز کا حل نہیں ہے. آپ کو پالیسی بنانی پڑے گی. آپ کو دنیا میں مثالیں، چائنا کے اندر اسموک کا بہت بڑا کرائسس تھا. شنگھائی جو تھا وہ اسی طرح تھا جس طرح آج لاہور ہے، لیکن انہوں نے ود ان ایئرس 5-7 سالوں میں انہوں نے ایکشن لیا، انہوں نے گرینری بڑھائی، انہوں نے پلاسٹک پہ کنٹرول کیا، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، انہوں نے وہیکلس کنٹرول کی جو کہ زیادہ ڈیزل ایمٹ کرتی تھی اور کاربن فٹ پرنٹ جن کا زیادہ تھا، اور آج انہوں نے اس پہ قابو پایا ہے. تو اگر آپ یہ کہہ سکتے ہو، آپ یہ کہہ لیتے ہو کہ یار کیونکہ یہ تو ایشو اتنا بڑا ہے اور اس کے اندر شاید ہمارا فالٹ نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں، آپ بہت اچھے سے کنٹرول کر سکتے ہو اگر آپ پریمپٹیو ایکشن لو. جب تک پاکستان ری ایکٹیو رہے گا وہ مسئلے سے ہمیشہ 10 قدم پیچھے ہی رہے گا. اگر آپ اپنے قدم تھوڑی دیر پہلے اٹھانا شروع کر دیں اور پالیسیز تھوڑی دیر پہلے بنانی شروع کر دیں تو شاید ہم اپنے لوگوں کی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں. ہم لوگوں کے لیے ویسے تو ایک بنسل قومی عادت ہے کہ جو بھی برائی ہو معاشرے میں، جو بھی کوئی ایشو آ جائے تو ہم اور آپ سارے سب سے پہلے حکومت کی طرف ہی دیکھتے ہیں کہ ان کا قصور ہے، اور بہت سی چیزوں میں ہوتا بھی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر جو معاشرہ ہے، جو کمیونٹی ہے اور جو انڈیویژول ہے وہ بھی بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں یہ اسموگ جو ہے نا یہ اوور نائٹ نہیں پیدا ہو جاتی، یہ ایئر پولوشن آپ کی اوور نائٹ نہیں گندی ہو جاتی، اس کے اندر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ہاں اس کے اندر ایک بہت بڑا بلیم ہمارے نیبرس کو بھی جاتا ہے، جہاں پر کراپ برننگ کی وجہ سے اور جو ہوا کی ڈائریکشن ہے، جو ڈرٹی ایئر ہے وہ وہاں سے اڑ کے ٹریول کر کے ہمارے تک آ جاتی. میں کہتا ہوں 50% بلیم آپ ان پہ ڈال دیں اور 30% بلیم آپ گورنمنٹ پہ بھی ڈال دیں کہ انہوں نے پالیسی بنائی، لیکن 20% اتنا تو بنتا ہے نا. اتنا اگر میں بلیم اپنے آپ پہ اور آپ کے اوپر ڈالوں کہ اس کے اندر ہمارا بھی بہت بڑا رول ہے. اگر مجھے پتا ہے کہ پلاسٹک کا پیکٹ سڑک پہ پھینکنے سے پولوشن بڑھے گی تو میں کیوں پھینک دوں؟ اگر مجھے پتا ہے کہ جو ریٹیلرز ہیں وہ اگر لوگ جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ان کو پلاسٹک کے شاپر دینے کی جگہ اگر کپڑے کے دے دیں یا ریسائکلیبل مٹیریل سے بنا ہوا مٹیریل ان کو دے دیں تو شاید یہ مسئلہ اتنا آگے نہ بڑھے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک بندہ کر رہا ہے یا ایک دکاندار کر رہا ہے یا ایک فیملی گاڑی میں اپنا جو کرسپ کا پیکٹ ہے وہ باہر پھینک رہی ہے تو اس سے پھیل رہا ہے، لیکن یہ اوور آل جو معاشرے کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ جب سبھی اس طرح سے کرتے ہیں. آپ مطلب اپنی میں چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ عیدوں پہ جو یہ پارکس وغیرہ ہیں یہ کتنے آباد ہوتے ہیں، فیملیز جاتی ہیں، انجوائے کرتی ہیں، بالکل وہ بڑا اچھا وہ لگتا ہے لوگوں کو کہ یار لوگ اچھا وقت گزارے. لیکن اس کے اگلے دن جب آپ وہ سینیٹیشن ورکر سے پوچھیں کہ وہاں پر کتنا گند پہنچایا جاتا ہے، کتنے شاپر پڑے ہوتے ہیں، کتنے پیکٹس پڑے ہوتے ہیں، اور پلاسٹک. اور یہ بات ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے کہ پلاسٹک ہمارے لیے زہر ہے. اس وقت جو پولوشن کی لیولز ریچ ہو گئے اس کے اندر پلاسٹک کو استعمال کرنا اور پھر اس کے بارے میں کیئرلیس ہونا، نیگلیجنٹ ہونا کہ آپ پھینک دو کچھ نہیں ہوتا، میری گاڑی صاف ہے باہر پھینک دو، وہ ہم ایک جرم کر رہے ہیں اپنے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی اور کہ اب تو اپنے ساتھ ہی ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ وہی پلاسٹک کا جو ویسٹ ہے وہ جمع ہو کر اس پولوشن کے لیے بہت بڑا پرابلم بنتا ہے. اور ہم لوگ جب تک اپنے ایٹیٹیوڈس کو فکس نہیں کریں گے، جب تک ہم لوگ ہمارے تو مذہب میں جی صفائی نصف ایمان ہے، تو پھر اس صفائی کو ہم لوگوں کو جو ہے وہ صرف مسجد کی حد تک تو رکھنا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنے گھروں کو بھی، اپنے بازاروں کو بھی، اپنی گلیوں کو بھی، اپنے اسکولوں کو بھی، اپنے ہسپتالوں کو بھی، مطلب اگر میں وہی بات ہے، بات سے بات چلتی ہے تو آپ کے ہسپتالوں کے اندر سے جتنا زیادہ گند نکلتا ہے وہ جو ویسٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کے ہاسپٹلس کے باہر پڑا رہتا ہے اور اس کے اندر پلاسٹک کی سرنجز، پیکٹس، واٹ ناٹ،
कितना गंद एक्यूमुलेट होता है, वो ही सारा गंद है। ये जो आपकी हवा में नजर आ रहा है आपको, ये वही गंद है जो आपने जमीन पे फैलाया है, और वो फिर ऊपर जाके आपकी सांस खराब कर रहा है। तो जब तक आप अपने लेवल पर ये गंद मचाने को नहीं छोड़ेंगे और ये प्लास्टिक फैलाने पे काबू नहीं पाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हुकूमत जो भी कर ले, कुछ भी कर लें, आपके नेबर्स क्रॉप जलाने बंद कर दें, आपकी हुकूमत पॉलिसी बना ले, लेकिन जब तक आप एज एन इंडिविजुअल इस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे, आपके यही कंप्लेंट्स रहेंगी। और आज 2024 है, मुझे डर है कि ये 100 साल बाद भी अगर तो ये मुआशरा सांस लेने के लायक रहता है, तो यही मसले रहेंगे लोगों के। तो प्लीज़ मेरी सबसे ये गुजारिश है कि जहाँ आप ब्लेम करते हो, दूसरे को बुरा भला कहते हो, कंप्लेन करते हो सोशल मीडिया पर कि यार मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा, कभी ये सोचो कि वो सांस क्यों नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने या आपके इर्द गिर्द लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने इस मेनेस के अंदर अगर बेहतरी नहीं की, तो बुराई करने में ज़रूर अपना हिस्सा डालना है। हमने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर लिया, हमने इल्ज़ाम भी लगा दिया, कुछ हुकूमत पर, कुछ हमसायों पर, कुछ अपने आप पर, लेकिन हम यहाँ इसलिए बैठे नहीं है कि बस हम इल्ज़ाम लगाएं और अल्लाह हाफिज़ करके चले जाएं। तो जब मसला है तो मसले के कोई हल भी होंगे। गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी इश्यूज हैं और पॉलिसी चेंजेस की ज़रूरत है। और वो पॉलिसी चेंजेस क्या हो सकती हैं? पॉलिसी चेंजेस ये हो सकती है कि आप ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ो, आप इमिशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करो। वो पुरानी गाड़ियाँ या वो डीजल इंजन व्हीकल्स जो कि पोल्यूशन में ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं और वो पोल्यूशन को ज़्यादा बढ़ाती हैं, आप उनको कंट्रोल करो, आप उनको सैंक्शन करो, आप उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाओ या आप उनको सड़क पे चलने से रोको। पहला काम ये गवर्नमेंट कर सकती है। दूसरी चीज़, देखिए जहाँ पोल्यूशन है तो उसके सोल्यूशन के अंदर एक ही बात आती है और वो बार बार आती है कि ग्रीनरी, प्लांटेशन, आप दरख्त लगाओ। आप जो कर रहे हो आप दरख्त लगाओ, आप अपने छतों पे पौधे लगाओ, आप अपनी स्ट्रीट्स में लगाएं, आप जहाँ आपको मौका मिलता है, जहाँ ज़मीन मिलती है, आप उसके ऊपर ग्रीनरी बढ़ाएं। क्योंकि इससे बचने का आखिर में एंड ऑफ द डे यही हल है कि जब ग्रीनरी बढ़ेगी, जब ऑक्सीजन बनेगी, तो वो कार्बन फुटप्रिंट को कंट्रोल करेगी। जब तक इसके ऊपर काम नहीं होगा, आप इससे नहीं निकल सकते। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हर चीज़ ही मुख्तलिफ तरीके से होती है, तो जहाँ दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ जा रही है, वहाँ पाकिस्तान के अंदर इन गाड़ियों के ऊपर, इनकी इम्पोर्ट के ऊपर इतनी हैवी ड्यूटीज़ हैं कि आम बंदा या इवन जो थोड़ा अपर मिडिल क्लास बंदा है, वो भी इसकी तरफ सोचने से पहले कहता है कि यार ये तो बहुत महंगा खर्चा है, मैं नहीं ले सकता। आपने दुनिया से एग्जाम्पल उठानी है कि दुनिया में फॉर एग्जाम्पल यूके में उन्होंने टैक्स इमिशन जोन्स बनाए हुए हैं कि यार ये इलाका इधर पोल्यूशन ज्यादा हो सकती है, तो इधर गाड़ियों को एंटर होने के लिए भी एक्स्ट्रा टैक्स, टोल टैक्स पे करना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर उन्होंने सब्सिडाइज किया हुआ है कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदोगे तो हुकूमत आपको $10,000 या $5,000 का डिस्काउंट देगी। उससे लोगों को ये मोटिवेशन मिलती है कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें करें। आप पाकिस्तान के अंदर बेशक ऐसे बूथ्स बना दो जहाँ आप अपनी प्लास्टिक बॉटल्स अगर डालो तो उसके बदले में आपको कोई इंसेंटिव मिले, आपको कोई टैक्स कट मिल जाए। देयर आर सो मेनी पॉलिसीज जो आप बना सकते हो आवाम के लिए, जिससे वो इस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अपना रोल भी अदा कर सके। उसके बाद आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप कोशिश करो गवर्नमेंट लेवल पे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप ज़्यादा हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक की तरफ लेकर जाएं। आपकी जो आवाम है, अब मैं वापस आवाम की तरफ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल इसकी बेहतरी में हो सकता है। और वो ये है कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि यार मेरे इलाके से मेरे दफ्तर की तरफ या मेरे स्कूल की तरफ 3 लोग जाते हैं और तीनों अपनी अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, तो आप कार पूल कर लो। और इसके अंदर ये मुश्किल नहीं है, इसमें आपकी बचत है, आपका पेट्रोल का खर्चा बच रहा है, आपका सड़कों के ऊपर ट्रैफिक कम हो रही है, वो जो पोल्यूशन ट्रैफिक और गाड़ियों से निकल रही है वो कम हो रही है। और आप लोग सब बेहतरी है कि अगर कारपूल करके जाओ तो उसके अंदर आप रोड के ऊपर से बर्डन हटा रहे हो और आप पोल्यूशन के ऊपर से बर्डन हटा रहे हो। उसके बाद सबसे पहला काम जो आवाम के हाथ में करना वो ये है कि आप गंद फैलाने पे काबू पाने की कोशिश करें। अगर आप अपना घर के बाहर, अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने घर से सारा कूड़ा निकाल के बाहर स्ट्रीट पे रख देते हैं, आप उस चीज़ को कंट्रोल करें। हाँ, आप अपने इलाकों में अगर आपको गवर्नमेंट नहीं तो प्रोवाइड करी तो कम्युनिटी एज अ होल वहाँ पर रिसाइक्लेबल बिन्स बनाए, उनके अंदर वो अपना कूड़ा करकट जमा करें और फिर मेक श्योर करें कि वो एक सही जगह पर जाके डिस्पोज ऑफ हो। सारे शहरों में आपके लिए ऐसी लोकेशंस बनी हुई है जहाँ पे गार्बेज डिस्पोजल होता है। बस क्योंकि थोड़ी सुस्ती है, थोड़ा दिल नहीं करता, थोड़े एक्स्ट्रा 2 कदम लेने पड़ते हैं, तो लोग कहते हैं छोड़ो भाई, बस गली के बाहर फेंक दो, कोई उठा लेगा। वो कोई नहीं उठाएगा, वो कोई आपको खुद ही होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद इस चीज़ के ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, कोई दूसरा आपके लिए नहीं करेगा। तो ये चल थोड़े बहुत सॉल्यूशंस हैं, ग्रीनरी करें, गंद ना फैलाएं,
और एक दूसरे पर नजर रखें, एक दूसरे पर ये नजर रखें कि यार अगर मेरा कोई दोस्त है वो प्लास्टिक फेंक रहा है या वो गन पहुंचा रहा है तो मैं उसको इस तरह देखो कि वो चोरी कर रहा है, क्योंकि वो मुझसे चुरा रहा है मेरी सांस का हक, वो साफ हवा मेरे से चोरी हो रही है। तो हम लोगों को एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल, एज गवर्नमेंट मिल के ही इस चीज़ पे काबू पाना पड़ेगा और इसके ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी। और इसके ऊपर हमें आज इस मौसम में हम बात करें, हम लोग तब अपना हक पूरी तरह अदा करेंगे जब हम गर्मी के महीनों में भी ये सवाल उठाएं कि जो स्मॉग आने वाली है उस पर क्या काम हो रहा है और उसको कम करने के लिए हम क्या कोशिशें करें। जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जहाँ हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं और पाकिस्तान इतना रिसोर्स रिच है, वो सारी चीज़ आपकी माइनस हो जाती है बाय द फैक्ट कि आपकी ये रिसोर्सेज भी ख़राब ही हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन। एक और बात, और वो ये है कि देखें क्लाइमेट के कोई बॉर्डर्स नहीं होते, ये दुनिया का मसला है। और इस ग्लोबल इशू के अंदर जब बात होती है कि कौन इसके अंदर कितना मसला क्रिएट कर रहा है, तो जो पाकिस्तान के किए भी एक्शंस की वजह से जो दुनिया के ऊपर फर्क पड़ता है वो 2 से 3% है। लेकिन इसका जो पाकिस्तान को कॉस्ट पे करनी पड़ती है वो, जैसे कि आपको पता ही है, दुनिया की लिस्ट हम टॉप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन, तो जो इसकी कॉस्ट पाकिस्तान बेयर कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुल्कों में से एक है। पाकिस्तान इज the world's fifth most affected country by climate change, and that is a very scary number. और उसका जो हमें अजाला है, या वो मुल्क या वो ममालिक जिन्होंने वो पोल्यूशन के अंदर इतना बड़ा रोल अदा किया इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से, जिसकी कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, पाकिस्तान का ये हक बनता है कि दुनिया भी हमारी तरफ वो नज़र डाले और देखे कि हम लोगों को इसका कितना नुकसान हुआ है और हम लोगों को ये किस तरह से पे बैक किया जा सकता है, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर होता है या वो एड होती है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग इस मोर ग्रीनर ऑल्टरनेटिव्स। क्योंकि आज पाकिस्तान जिस जगह पर खड़ा है, कल को दुनिया का हर मुल्क इसी चीज़ को फेस कर रहा होगा और तब हम कहेंगे कि आज से 20, 30, 40 साल पहले जब हमने आवाज़ उठाई थी तो आपने हमारी क्यों नहीं सुनी। तो आज वेस्ट को भी, ईस्ट को भी और हमारे इर्द गिर्द सारे ममालिक को भी हमारा इसमें साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान को इसमें अकेला छोड़ दिया तो आपका मुल्क भी ज़्यादा दूर नहीं है इसी क्राइसिस के फोर फ्रंट पे होने से। सो या, थैंक यू वेरी मच।